कि एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी बात है, जिंदगी ख्वाहिशों की एक किताब है। तुम जिसे जितना सहराओगे वो खुद को उतना ही निखारती जाएगी, अपने हर पन्ने को खूबसूरत बनाती जाएगी। तुम उसे अगर चाहोगे वो तुम्हें उससे ज़्यादा चाहेगी। अगर तुम उसे चाहोगे वो तुम्हें उससे ज़्यादा चाहेगी। आपके लिए है क्या एग्जैक्ट में प्यार और इश्क में क्या अंतर क्या है? ठीक है, प्यार और इश्क में अंतर बेसिकली तो देखो, ये ना हमारे दिल की भावनाएं हैं जिनको हमने शब्द दे दिए। नया पाने की कोशिश में पुराना छूट जाता है, तुझे अपना बनाता हूँ तो ज़माना छूट जाता है। मोहब्बत लिखने पढ़ने में आसान लगती है, मोहब्बत लिखने पढ़ने में आसान लगती है, इसे निभाने में पसीना छूट जाता है। अगर आप पैसा ऐसा नहीं है ना कि रखा है तो ये ख़त्म ही नहीं होगा। सही बात, अगर यहाँ पैसा पड़ा है वो कभी ना कभी तो ख़त्म हो ही जाएगा, है ना। तो पैसा कमाया जा सकता है पर प्यार कमाया नहीं जा सकता, है ना। सही बात है। लेकिन हम तो देखें ज़्यादातर कि पैसे की वजह से रिलेशन खराब हो रहा है काफ़ी। मुझे मुझसे मोहब्बत है, मुझे मुझसे मोहब्बत है, इस बात पर मैं इतराती हूँ, इस बात पर मैं इतराती हूँ। कोई मुझे चाहे या ना चाहे पर मैं खुद को खूब चाहती हूँ। नमस्कार, मैं विकास। आज हमारे साथ जो है गेस्ट के रूप में वो पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर किया है। आज हम उससे जानेंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी से के निकलने के बाद अभी वो शायरी के क्षेत्र में अपना काम कर रहा है, और हम शायरी के क्षेत्र में ही उससे बातचीत करेंगे कि क्या क्या अच्छाई लिख रहा है और उस लिखने में क्या उसका कहाँ से किस मोड़ पे क्या क्या विचार आया है। उन सारे विचारों के ऊपर हम बात करेंगे। हम लेके चलते हैं अभी उनके पास। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया इतने वेलकम। अच्छे स्वागत के लिए, इतनी अच्छी शब्दों के लिए, लाइनों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप अभी जनता जो है आपके बारे में नहीं जान रहा है, आप अपने आप में क्या जनता को बताना चाहते हैं कि आपका क्या लाइन होना चाहिए आप अपने डिफाइंड करने के लिए? ओके, सो लोगों ने मुझे जानना अभी शुरू ही किया है। तो जानने के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि बस एक इंसान हूँ जो चाहती है कि मेरी आवाज़ लोगों के दिल में घर कर जाए और मेरे शब्द उनके लिए मरहम बन पाए। बस इतनी सी एक इच्छा है और इसी इच्छा के साथ मैं लिखती हूँ और बहुत ही खूबसूरती से लिखती हूँ। एक शायरी से शुरुआत करती हूँ क्योंकि कोशिश रहती है मेरी लिखने की, तो कुछ उसी से शुरुआत करती हूँ कि एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी बात है, जिंदगी ख्वाहिशों की एक किताब है। तुम जिसे जितना सहराओगे वो खुद को उतना ही निखारती जाएगी, अपने हर पन्ने को खूबसूरत बनाती जाएगी। तुम उसे अगर चाहोगे वो तुम्हें उससे ज़्यादा चाहेगी। अगर तुम उसे चाहोगे वो तुम्हें उससे ज़्यादा चाहेगी। क्योंकि मैं इस चीज़ पे विश्वास करती हूँ कि मैनिफेस्टेशन आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मैं इस चीज़ पे ना बहुत ज़्यादा टाइम से विश्वास करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम चाहते हैं ना किसी चीज़ को तो इन रिटर्न हमें मिलता है, और लोग प्यार दे रहे हैं और होपफुली शायद इसके बाद और ज़्यादा प्यार मुझे मिले। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यारे से इंट्रोडक्शन को देने का मौका देने के लिए। ओके, वेलकम। तो आपका शायरी हम देखें कि एक शायरी है, गर्मी के मौसम में प्यार भी चाहिए, आइसक्रीम तक ना मिल सके ऐसा दिलदार नहीं चाहिए। गर्मी के मौसम में प्यार नहीं चाहिए, आइसक्रीम तक ना खिला सके ऐसा दिलदार नहीं चाहिए। हाँ जी। तो हाँ जी, बताइए आपका सवाल। तो इसका क्या है, इस शायरी का क्या मीनिंग है कि क्योंकि जो है। अभी बेरोजगार है वो तो इस बिल्कुल। टाइप का नहीं कर सकता बिल्कुल, है बिल्कुल, इतना अप्रोच, तो उसको नहीं लगा आपको कि उसको इस बात से ठेस पहुंचने वाले हैं? बिल्कुल पहुंच सकती है। आपका पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू था इसको लिखने के लिए? तो पहली बात, जब हम लोग लिखते हैं ना तो उसका पर्सपेक्टिव क्या होता है ये हम इतना बता नहीं सकते हैं, क्योंकि वो ना सुनने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को किस तरीके से लेता है। पर आपने इस शायरी की बात की है तो मैं बहुत फ़नी मोमेंट है इसके पीछे, वो उसका जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी। गर्मियों में ना मेरी और मेरी रूममेट की बहुत ज़्यादा आदत है, हम आइसक्रीम खाते ही खाते हैं डिनर के बाद।
तो चाहे वो 10 रुपए की वेनिला ही क्यों ना हो, बट वी यूज टू ईट इट। ओके। तो ये उस दौरान लिखी गई है। तो हम ऐसे ही, उसने मुझे किसी दिन कुछ बात कह दी कि यार मतलब हम तो मतलब इसी के साथ, इसी के सहारे जिंदा है कुछ भी। तो बस उसी थॉट के साथ मैंने ये शायरी लिखी थी। बट स्टिल अगर मैं आपका क्वेश्चन लेके चलूँ तो ऐसा नहीं होता है कि कोई लड़की किसी लड़के को ये बोले कि हाँ तू मेरे को आइसक्रीम नहीं खिला रहा है, या तू मेरे को पहाड़ों तक नहीं लेके जा रहा है। प्यार इस तरीके से नहीं चलता है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, तो हम ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं देखते हैं। हम ये देखते हैं कि सामने वाले की रूह आपके साथ कितना ज़्यादा अटैच्ड है। सही बात है। तो इसके बाद आपका, हम देखें जब रिसर्च किए आपके अकॉर्डिंग कि क्या क्या आप अपने जीवन में कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमें सुन के बहुत अच्छा लगा। हर एक शायरी आपका लाजवाब है। शुक्रिया शुक्रिया। और उसकी उसी के आधार पे हम देखिए एक मौसम के आधार पे कि मौसम बड़ा सुहाना हुआ है, मानो शहर में तुम्हारा आना हुआ है। वो गली छोड़ दी थी मैंने, आज दफ्तर की ओर जाना हुआ है। धक धक धड़क रहा है दिल, मगर तुम्हारी निगाहों में झांके जमाना हुआ है। सही। तो हाँ। ये जो लाइन आप लिखे हैं, इस हाँ। लाइन का पीछे से कोई नहीं, है? ऐसा कोई तात्पर्य नहीं है इसका। अच्छा। पर जैसा आप सोचना चाहो हमारी लिखने की ना, ये वो होता है एक सिस्टमैटिक वे होता है एक शायर का। हाँ जी। जब हम लिखते हैं ना तो जी। हम आप पे छोड़ देते हैं। आपने जो सोचना है वो सोचो। जी। एवरी थिंकर, एवरी लिसनर हैव देयर ऑन पॉइंट ऑफ व्यू। जो मैंने लिखा है वो आपको कैसा लग रहा है ये बताओ। आप उसको सुन के किस ख्यालों में जा रहे हो। जी जी। वैसे भी शायर जब लिखते हैं तो शायर की अपना होता है बिल्कुल थॉट, और उन्होंने सब आपको अपने अपने ऑब्जर्वेशन की क्षमता होती है। बिल्कुल। आप उसको कैसे ले रहे हैं। और उसमें कोई एक ख्याल नहीं होता है, उसमें हाँ ढेरों ख्याल होते हैं। सही बात। उसके अंदर में हजारों ख्याल रहता है कि सबका अपना अपना दृष्टिकोण होता है कि हम कैसे ले रहे हैं उस बात को। बिल्कुल। एक शायरी में हजारों रहता है। आपको क्या ख्याल आया इसको सुन के? चलो आप बताओ। मुझे तो इसमें लगा कि जैसे लड़के को होता है खास करके कि वो अपनी प्रेमिका को लेकर ही बात को सुनना चाहता है ज्यादातर, उसकी ख्याल है ये। उस मोटिव से वो अपनी, जो भी शायर है, जो जितना भी लाइन उसको अच्छा लगता है, उसी मोटिव से वो सुनता है। मुझे तो पहले लगा कि मैम जो है उसको, चाहे सबको अपना अपना हिस्से का इश्क करने का जुनून होता है कि कोई पेरेंट्स से करता है, कोई किसी और से करता है। तो मैं अगर सच्ची पूछे तो मैं सबसे ज़्यादा, अगर मुझे कोई भी काम करते हैं, मैं सोचता हूँ इस काम के प्रति अपने परिवार का जो हिस्सा है उसको दें। बिल्कुल, बहुत खूब, ये आपने बहुत अच्छी बात की। मुझे और नहीं किसी और से, क्योंकि अभी तक मैं किसी भी रिलेशनशिप में हम रहे नहीं, सिर्फ फैमिली के अकॉर्डिंग, फैमिली को हम जितना हम चाहते हैं, सिर्फ जो भी करना चाहते हैं कि फैमिली के अकॉर्डिंग ही सारा प्यार देना चाहते हैं, और उसी को देने के लिए मैं, पेरेंट्स है उसके हित में। तो मुझे उसी को लेकर के मुझे ये शायरी अच्छा लगा था कि मौसम बड़ा सुहाना हुआ है, मानो शहर में तुम्हारा आना हुआ है। वो गली छोड़ दी थी मैंने आज दफ्तर की ओर जाना हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सबकी अपनी अपनी होती है। आपके लिए है क्या एग्जैक्ट में प्यार और इश्क में क्या अंतर क्या है? ठीक है, प्यार और इश्क में अंतर बेसिकली तो देखो, ये ना हमारे दिल की भावनाएं हैं जिनको हमने शब्द दे दिए सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए। जैसे अलग अलग लोगों के नाम होते हैं, तो सिर्फ लोगों को डिफरेंशिएट करने के लिए, इन भावनाओं को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने नाम दे दिए। पर देखा जाए तो प्यार इज़ अ सिंपल फीलिंग जो फूल पत्तों से, आसमान से, पानी से, दोस्तों से, भाई बहन से, माँ बाप से, सबसे होता है। वो प्यार है जो नॉर्मल है, जहाँ पर हम एक्सपेक्ट भी करते हैं सामने वाले से। जी। अगर मैं अपने दोस्त के लिए कुछ करती हूँ तो मैं एक्सपेक्ट भी करूँगी कि वो भी मेरे लिए करे, है ना? वो प्यार होता है। दैट इज समथिंग वी कैन से लव। बट अगर मैं इश्क की बात करूँ तो इश्क एक बहुत ज़्यादा प्योर फीलिंग होती है। मतलब इट इज़ समथिंग दैट इज़ कंप्लीट। जब तुम किसी के साथ बिल्कुल पूरा कंप्लीट फील करते हो, और तुम ये नहीं सोचते हो कि मेरे लिए जितना मैंने उसके लिए किया वो भी बदले में मेरे लिए उतना करे। इट्स अबाउट सेल्फलेसनेस, कि तुम सेल्फलेस हो जाते हो और तुम कुछ भी नहीं सोचते हो। मतलब अगर हम इसको ले तो वी कैन से दैट इट्स अ प्योर फीलिंग ऑफ लव, जिसको हम लोग प्रेम भी कहते हैं। प्रेम, इश्क,
दैट आर इंटरलिंक्ड इन बिटवीन। जैसे कहते थे ना कि राधा ने कृष्ण को पाया, है ना, हाँ जी। पार्वती जी ने महादेव को पाया। दैट वाज प्रेम, वो प्रेम है जो बहुत ज़्यादा सुंदर रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो इश्क इज समथिंग दैट जो बहुत पवित्र है, हाँ जी। जिसकी कोई तुलना नहीं है, और जहाँ पर हम ये नहीं सोचेंगे कि हाँ मेरे को उतना ही मिलेगा जितना मैंने उसके लिए किया है। इट इज़ सेल्फलेस, और हम बस करते हैं सामने वाले के लिए, न्योछावर होने को तैयार हो जाते हैं विदाउट फीलिंग एनीथिंग एल्स। तो क्या आपको क्या लगता है कि प्यार में लड़का बदलता है जल्दी या या फिर लड़की का? दोनों में क्या, किसको आप डिफाइन करना चाहते हैं? अच्छा, कि कौन बदलता है, हाँ, किस क्योंकि तरीके इस से? मोटिव पे हम देखे हैं कि बहुत रिलेशन में ऐसा होता है कि दोनों में रिलेशन बहुत अच्छा है, काफी टाइम तक चलता है, लेकिन जब शादी की मोर्चे पे पहुंचता है तो लड़की वाले ने हम देखे अधिकतर कि उन्होंने जवाब देता है कि वो क्या सोच के उसको इतना दिन तक रिलेशन के रहने के बाद भी अपना मोर्चा अलग लेता है। क्या रीजन क्या उसका? देखो यार, मतलब आइल से बड़ा क्रिटिकल सवाल पूछा है आपने। मैंने इस चीज़ को पर्सनली फेस नहीं किया है। अच्छा। बट स्टिल, मतलब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊं तो ऐसा होता है कि हम किसी को भी जज नहीं कर सकते हैं। सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं लाइफ को लेकर। मैं ना काफ़ी सारे माइक्स पे जाती हूँ, तो जब मैं माइक्स पे जाती हूँ ना तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि धोखा देकर चला गया या धोखा देकर चली गई, एंड बाद में रिग्रेट करते हैं, गालियाँ देते हैं कि यार हम ऐसे वैसे, है ना। बट मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू हैव स्पेंड अ गुड टाइम टुगेदर, हम चाहे 2 साल साथ हैं, चाहे 3 साल साथ हैं, पर वो टाइम वॉज वेरी गुड, वो बहुत खूबसूरत टाइम था आपकी लाइफ का, तो आप बाद में उस वक्त को गाली दे रहे हो या आप उस इंसान को गाली दे रहे हो, दैट इज समथिंग वेरी बैड। मैंने कुछ लिखा था, मैंने खुद फील नहीं किया, बट मैं अक्सर लोगों के इमोशंस को देखकर फील करके लिख देती हूँ। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ये वाली शायरी बहुत चली थी एक टाइम पे कि मुस्कुराए हम अगर तो मुस्कुराए तो तुम भी थे, निगाहें हमने मिलाई अगर तो हटाए तो तुम भी नहीं थे, इल्ज़ाम जिस गुनाह का लगाया हम पर, गुनहगार तो तुम भी थे, गुनहगार तो तुम भी थे। कि जनाब दिल किसका टूटा या किसने दिल तोड़ा, ये सवाल दूसरा है, ये सवाल दूसरा है। हाल ए दिल पहले पूछा जाता है, लड़ाई में मोहब्बत की गुनाह दोनों का माना जाता है, गुनाह दोनों का माना जाता है। तो यहाँ से आपको आंसर मिल गया होगा जी, कि ना लड़का गलत है दोनों तरफ से। हाँ बिल्कुल। जब हम लोग कमिट कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना बचपन में हम लोगों को पेरेंट्स कहते थे कि ताली दोनों हाथ से बजती है ना, तो इस चीज में भी यही है। मैं नहीं कहूंगी कि लड़का गलत है या लड़की गलत है, क्योंकि जब तुम लोग एक साथ हो तब भी तुम साथ ही थे, और बिछड़ते टाइम भी तब भी तुम दोनों का डिसीजन था, तो इसलिए दोनों गलत है, दोनों सही है। अच्छा, क्या ब्रेकअप जब होता है दोनों का तो उसमें किसके हित में अच्छा होता है, कौन ज्यादा उसमें पॉजिटिव रहता है ब्रेकअप होने के बाद? क्योंकि आजकल देखते हैं ब्रेकअप होने के बाद एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब अत्याचार की तौर पे भी आप कह सकते हैं करने लगता है समाज में। आप देखे भी होंगे बहुत ज्यादा घटना इधर उधर की। तो क्या इसमें क्या लगता है अच्छा मोड़ क्या होता है कि उसको ब्रेकअप के टाइम पे देना चाहिए, प्यार से या फिर गुस्से से? बिल्कुल, क्या आप बताना चाहते हैं ऐसा अच्छा मोड़ कि दोनों का रिलेशन फिर भी दोस्ती के लिए बना रहे? नहीं यार देखो, जो जिस जगह पे प्यार और इश्क आ गया ना, जब हम एक रिलेशनशिप में, हम एक प्यार में है ना, तो हम उस चीज को अगर खत्म कर रहे हैं तो हम दोस्त नहीं रह सकते, ये फैक्ट है। तो मतलब हम कुछ भी नहीं रह सकते। दैट इज द थिंग कि अगर आप दोनों साथ में हो और आप एक दूसरे को छोड़ रहे हो तो एक म्यूचुअल डिसीजन होना चाहिए कि अगर हम छोड़ रहे हैं तो ठीक है, अब डन है, इसके बाद ना दोस्ती ना कुछ और। क्योंकि अगर आप एज अ फ्रेंड उसके साथ रहोगे ना तो आप ज़्यादा टाइम तक मूव ऑन नहीं कर पाओगे, और आप आगे भी अपनी लाइफ में डिस्टर्ब्ड रह सकते हो, आप और चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो। तो इट्स गुड टू लीव द थिंग्स। तो जैसे कहते हैं कि नया पाने की कोशिश में पुराना छूट जाता है, है ना, नया पाने की कोशिश में पुराना छूट जाता है, तुझे अपना बनाऊं तो जमाना रूठ जाता है। नया पाने की कोशिश में पुराना छूट जाता है, तुझे अपना बनाता हूं तो जमाना छूट जाता है। मोहब्बत लिखने पढ़ने में आसान लगती है, मोहब्बत लिखने पढ़ने में आसान लगती है, इसे निभाने में पसीना छूट जाता है।
इसे निभाने में पसीना छूट जाता है। ये मेरी लाइनें नहीं है, ये इमरान प्रतापगढ़ी जी की लाइन है, मेरी नहीं है ये। पर ये लाइनें आपके आंसर मतलब आपके क्वेश्चन के साथ काफी रिलेवेंट हैं कि हम अगर किसी चीज को, किसी रिश्ते को खत्म करते हैं तो इस मोड पे खत्म करो कि हम उसमें फिर से नहीं आएंगे, क्योंकि वो आपकी लाइफ में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा और सामने वाले की लाइफ में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। इससे अच्छा है क्या एक अच्छी मोड देखो, एक अच्छे मोड पर उसको खत्म कर दो, क्योंकि तुम लोगों ने अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया है। हाँ, तो खराब मोड पे अगर छोड़ोगे तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। सही बात है जी। अब जैसे कि दोनों रिलेशनशिप में हैं, तो ये आपको अरेंज मैरिज अच्छा लगता है जीवन हाँ। में, या फिर लव? क्या किसको आप मोटिवेट करते हैं दोनों में से? मैं किसी को भी मोटिवेट नहीं करती। नहीं, होता है ना कि सबकी अपनी अपनी सोच होती है कि अरेंज मैरिज मुझे करनी है, मैं इस चीज के खिलाफ हूँ, या फिर लव मैरिज मुझे अच्छी लगती है। देखो, मैं ना अंडरस्टैंडिंग के साथ हूँ सिर्फ। अच्छा। अगर वो अरेंज मैरिज में मिल रही है विल वर्क, अगर वो लव मैरिज में मिल रही है विल वर्क, क्योंकि एट द एंड जब दो लोग साथ होते हैं ना, तो उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग इज द बेस्ट थिंग। प्यार होता है, पर प्यार से ज्यादा इम्पोर्टेंस अंडरस्टैंडिंग की होती है। अगर आप जब जैसे अपने छोड़ने की बात की है ना, जी। अगर छोड़ते टाइम भी अंडरस्टैंडिंग है तो वो रिश्ता आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो साथ निभाने में अगर अंडरस्टैंडिंग है तो आप सोच लो फिर कितना अच्छा साथ होगा। सही बात। ठीक है, वो चाहे आपको अरेंज मैरिज में मिले, चाहे आपको लव मैरिज में मिले, डजंट मैटर, फर्क ही नहीं पड़ता है। सिर्फ एक पॉइंट है, वो है अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, दोनों के बीच में या तो आप जिसके अकॉर्डिंग सोच सकते हैं, या फिर अरेंज मैरिज के अकॉर्डिंग, या फिर लव मैरिज। बिल्कुल। देखो, ऐसा है कि आजकल लोग उसको कंपैटिबिलिटी का नाम देते हैं। सही बात। तो लोग कहते हैं कि हाँ ये मेरे कंपैटिबल है, ये मेरे कंपैटिबल नहीं है। पर वही चीज़ है, सेम चीज़ है कि अगर किसी रिश्ते में दोनों लोग एक दूसरे को समझ पा रहे, बराबर समझ पा रहे, अगर मैं नहीं बोल रही हूँ तो सामने वाला समझ रहा है कि क्यों नहीं बोल रही है ना। अगर मैं ज़्यादा बोल रही हूँ तो समझ रहा है कि ये क्यों ज़्यादा बोल रही है ना। अगर मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, ठीक है, या वो ओवर रिएक्ट कर रहा है, तो मुझे समझना है कि वो इस टाइम पे ओवर रिएक्ट अगर कर रहा है तो ठीक है, अभी मैं चुप रह जाती हूँ, थोड़े टाइम बाद बात कर लूँगी। तो वो दोनों के बीच का एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि अगर दो लोग हैं, क्योंकि मूड स्विंग सबके आते हैं जी। हाँ, सबको रोना आता है, सबको हंसना आता है, सबके इमोशंस होते हैं जी। हम लोग ना, मैं एक एनजीओ में काम करती हूँ, तो हम लोग स्कूल में बच्चों को सेशंस देते हैं। इट्स अ प्लान इंटरनेशनल एनजीओ, इंटरनेशनल एनजीओ है, बट चंडीगढ़ में अभी मुझे 1 साल हो जाएगा काम करते हुए, इन नेक्स्ट मंथ। हाँ, तो हम लोग चंडीगढ़ में ना गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में सेशन देते हैं बच्चों को। अच्छा। तो हमारे सेशंस रहते हैं ऐसे ग्रोइंग अप लाइफ स्किल्स के ऊपर। तो उसके अंदर भी हम इस पे बात करते हैं कि देयर आर मेनी फीलिंग्स इन अस। हमारे अंदर ना बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस अभी नहीं है, वो चेंजेस थ्रू आउट आवर लाइफ आते हैं, बर्थ से लेकर डेथ तक आते रहते हैं ना। तो वो सारे चेंजेस के साथ कैसे डील करना आना चाहिए, वो हम सिखाते हैं कि सारी आप थ्रू आउट लाइफ इतनी सारी चीज़ें फील कर रहे हो, तो आपको उस चीज़ों से डील करना आना चाहिए, और वैसा ही पार्टनर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि चेंजेस आएंगे, मूड स्विंग्स होंगे, सब कुछ होगा, पर देयर मस्ट बी समवन जो आपको उतना समझ पाए कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो जैसे कि हर एक चीज़ में आप देखते होंगे, अभी जो नया अपडेट चल रहा है टेक्नोलॉजी को लेकर के, आप देखते हैं टीचर के लाइन में भी, टीचर के ऊपर भी थोड़ा बहुत तो खतरा है कि चैट जीपीटी आ गया और सारे ऐप आ गया है। क्या आपको लगता है कि ये जितना भी टेक्नोलॉजी आ रहा है, इससे जो शायरी कर रहा है, जो शायर है, लिखने वाले, उसके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? मुझे डर लग रहा था कुछ वक्त पहले तक। अच्छा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एआई काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट डाल सकता है काफ़ी सारी चीज़ों पे, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ समथिंग जो हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। जैसे कोई लॉयर है फॉर एग्जांपल, तो उसको पूरा का पूरा केस पढ़ना है ना, तो वो पूरा केस पढ़ने के लिए शायद उसको 1 रात 2 रात पूरा दिन लग सकता है। वहीं पे ये एआई या चैट जीपीटी जो है जी। उसको उसी का समरी दे देगा, राइट, और उसके बाद अपना दिमाग लगा के वो काम कर सकता है ना। तो इट इज़ अ टूल जो हमारी मदद भी कर सकता है, हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है, पर वो हम पे डिपेंड करता है, क्योंकि भगवान ने दिमाग हमें दिया, उसे नहीं दिया है,
है ना। तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से उस लायक बना रहे हैं कि वो हमारी मदद करे, हमारे को डिस्ट्रॉय ना करे, है ना। एज अ राइटर मुझे डर ये लग रहा था कि कहीं मेरे राइटअप्स वगैरह का मिसयूज़ ना हो जाए एंड ऑल। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे को एक हेल्प भी तो कर रहा है ना, कि एक सिस्टमेटिक वे में अगर मेरे को कोई ख्याल आया है ना, तो मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहूँ कि इसके बारे में किस किस शायर ने क्या क्या लिखा है, तो मैं एक ही बारी में डालूंगी और पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ सही जाएगी, बात है ना। उससे क्या होगा, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा, मुझे इंस्टेंट सारी चीज़ें मिल गई। उसके बाद एक बार रीड आउट करके मैं बंद करके अपना ख्याल फिर से लिख सकती हूँ, है ना। तो वो चीज़ें हैं कि हाँ, नुकसान है। नुकसान तो देखो, जब इंटरनेट आया था तो हम लोग उससे भी डर रहे थे कि हाँ अब इंटरनेट आ गया, कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। मोबाइल फ़ोन आया था, हम उससे भी डर रहे थे कि हार्मफुल हो सकता है। पर हम उस चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गलत यूज़ करने वाले लोग भी हैं, बट देर इज़ अ क्राइम ब्रांच, साइबर क्राइम है हमारे पास, साइबर सिक्योरिटी है हमारे पास। तो वो सब चीज़ें हैं कि दिमाग हमारे पास है, डील हमने करना है, कैसे करना है डिपेंड्स ऑन अस। सही बात। क्योंकि जब हम ये चैट जीपीटी आया तो काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग में देखे कि अफवाह चलने लगा कि अब तो उसी तरीक़ा से रोबोट आएगा, इंसान की सारी काम खींच लेगा, कहने का मतलब है। तो उसी तरीक़ा से जब ये आया, यूट्यूब आया, तो सबको लगा कि अब सारा काम, कंप्यूटर आया, सबको लगा कि कंपनी में काम कम हो जाएगा और कहीं पे। लेकिन जब यूट्यूब आया तो जितना उन्होंने काम खींचा उससे दोगुना काम उन्होंने पैदा भी किया। बिल्कुल पैदा किया। अभी आप देख सकते हैं कि लाखों करोड़ों यूट्यूबर है कि यूट्यूब से कमा रहे हैं, अपना सारा काम यूट्यूब पे छोड़ा है। तो जब मैं इसके बारे में सोचने लगा कहाँ कहाँ इसकी AI जब भी आया तो इसका भी क्या नुकसान हो सकता है आगे चल के, लेकिन मुझे लगता है कि जितना ये नुकसान नहीं देगा उससे ज़्यादा प्रॉफिट दे के जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सबका यूज में देखिए अभी AI के अकॉर्डिंग क्या क्या नहीं एडिटिंग हो रहा है, सारे काम हो रहा है। बिल्कुल। तो AI का कहीं खतरा मुझे भी नहीं लगा। तो क्या शायर की नज़र में ज़िंदगी का क्या मतलब है मैन, क्यों इसलिए हम ये पूछ रहे हैं कि अभी आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा दुर्घटना भी हो रही है ज़िंदगी को लेकर। विद्यार्थी लोग खास करके वो अपनी जीवन को समझ नहीं पा रहा है और वो अपना आत्महत्या तक भी कर ले रहा है। आप देखिए डाटा निकाल के प्रत्येक दिन 10-500 की आंकड़ा आ ही रहा है मार्केट में। बिल्कुल। तो क्या जीवन क्या है आपके एक शायर के नज़रिए से? मैंने इंट्रो में ही कह दिया था कि ज़िंदगी एक छोटी सी किताब है ना। तो वही चीज़ है कि ज़िंदगी सच में बहुत खूबसूरत है अगर हम सब्र रखते हैं। तो हमें पेशेंट रहना, पेशेंस के साथ आगे चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सब्र है तो धीरे धीरे चीज़ें खुद ब खुद सॉर्ट होती जाती हैं। अगर मैं ही अपने पास्ट में देखूँ जाके जी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब मुझे दिखेंगी जब मैं तब रोती थी, है ना, कि यार तब मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था, मैं ये नहीं कर पा रही थी, वो नहीं कर पा रही थी। पर अब मुझे वो चीज़ें देखकर हंसी आएगी कि यार मैं इतनी सी चीज़ भी रो रही थी। सही बात है। तो टाइम पासेस और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आता है जब वक्त आगे बढ़ता है। जैसे अगर हम अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हैं, जैसे आपने कहा कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है और एज अ फैमिली मतलब आप काफ़ी ज़्यादा उनके साथ ही प्यार करते हो एंड ऑल, है ना। तो अगर हम अपने पेरेंट्स के साथ बैठे ना और उनसे उनके चाइल्डहुड की बातें सुने तो उनमें ना अलग ही मज़ा दिखता है ना। वो मज़ा आजकल के बच्चों में नहीं है, क्योंकि आजकल के बच्चों में टेंशन ज़्यादा है, सोशल मीडिया है, अरे मेरी फ़ोटो पे लाइक नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्या मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, क्या ये हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो उस टाइम पे बस यही है कि ज़िंदगी सच में बहुत खूबसूरत है, बट इस टाइम पे एज अ पेरेंट, एज अ चाइल्ड हमारे घर में बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। पुराने बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ उतनी बातें नहीं करते थे, पर आजकल के पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों के साथ बातें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। जैसे आपने सुसाइड की बात की, है ना, ख्याल इन सब चीज़ों की, प्रेशर की बात की। वो प्रेशर अगर घर में एक छोटा सा एरिया, घर का एरिया, उसमें अगर सॉर्ट हो जाता है तो वो प्रेशर बड़ा नहीं होगा। और वो किस पे डिपेंड करता है, वो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। उनको अपने टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा फॉर देयर किड्स टू टॉक अबाउट देम। वो करेंगे इंटरनेट की बात, वो करेंगे फेसबुक की बात, वो करेंगे सोशल मीडिया की बात, पर उनसे पूछो कि अगर ठीक है तेरे सोशल मीडिया पे बता कितने फ्रेंड्स हैं, है ना, या फिर बता तूने कौन सी पिक्चर पोस्ट करी। उनसे उनके तरीके से बात करेंगे तो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे खुद ब खुद सॉर्ट होती जाएंगी। और वही चीज़ें अगर हम देखें
काफ़ी तो मेन मोटिव यही है कि आजकल के पेरेंट्स भी बच्चे के अकॉर्डिंग अपना पूरा सहमति नहीं दे पाता है। आजकल देख रहे हैं कि उसको खास करके कि वो अपना व्यू लगाता है कि आप इतना परसेंट मार्क लाओ। प्रेशर जब बन रहता है किसी भी बच्चे पे तो बच्चे खास करके अपना सारा काम छोड़ के उसी बात का टेंशन लेने लगता है कि मुझे ये करना है, और वो इसी लेकर के वो कुछ करते करते भी वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, उसको कभी संतुष्टि नहीं। तो पेरेंट्स को होना चाहिए कि मुझे इसके अलावा इसका मैं दोस्त बन के रहूँ। बिल्कुल। अब जितना ज़्यादा अपने बच्चे के प्रति दोस्त बन के रहते हैं, बच्चा उतना ज़्यादा रिलैक्स फील करता है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है और आजकल कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है। पर हाँ, पेरेंट्स का हक है हम पे, उन्होंने हमें पैदा किया है, उन्होंने हम पे बहुत इन्वेस्ट कर दिया है तो उनका बहुत हक है कि वो हमें कह सके, गाइड कर सके। जैसे मेरे पास ना कुछ पंक्तियाँ हैं जिनसे मैं आपके सवाल को लिंक कर सकती हूँ। ओके। क्योंकि माँ बाप ने हमारे पे बहुत इन्वेस्ट भी कर दिया और हमें पैदा भी किया है, तो उनका बहुत हक है हमारी ज़िंदगी पर। जी जी। तो कहा है कि रास्तों से रास्ते जुड़ते हैं मुसाफिर को मंजिल तक पहुँचाने के लिए। रास्तों से रास्ते जुड़ते हैं मुसाफिर को मंजिल तक पहुँचाने के लिए। कितनी मेहनत करते हैं माता पिता, कितनी मेहनत करते हैं माता पिता अपने बच्चों को सफल बनाने के लिए, अपने बच्चों को सफल बनाने के लिए। तो जो इंसान इतनी मेहनत कर रहा है उसका 100% हक बनता है कि वो हमें कुछ भी बोल सके। जी। पर आजकल की अगर बात करें पेरेंटिंग की और बच्चों की, तो हाँ, देयर इज़ समथिंग जो थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, हमारे पेरेंट्स से थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए आजकल के पेरेंट्स को, टू नॉट पुट प्रेशर बल्कि टू गाइड देयर किड्स एंड टू टॉक विद देम। क्योंकि ना बातें करने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। जी जी। सिर्फ बातें करने से, अगर हम अपनों से बातें करते रहे आधी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। हमें पता चलेगा वो कहाँ लैक कर रहा है, हमें पता चलेगा कि हम कहाँ लैक कर रहे हैं। तो एवरीथिंग गेट सॉर्टेड इफ़ यू कैन टॉक एंड टॉक एंड टॉक। सही बात है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आजकल पेरेंट्स के हित में जितना भी है वो सारे कुछ अपने बच्चे, क्योंकि बच्चा को खास करके हम देखे हैं उसको समाज ने दबाव बनाया है। बिल्कुल। जितना पेरेंट्स नहीं देता है किसी को दबाव, उससे ज़्यादा समाज का जो व्यक्ति है वो सारे उसको देख रहा है और एनी टाइम बता रहा है कि आप ये नहीं करते हैं, ये कीजिए, ये नहीं करते, इधर कीजिए। उसके चक्कर में उसका पेरेंट्स भी आ जाता है अपने हित पे कि मुझे भी कुछ दिखाना चाहिए, और वो फिर उसका बच्चा है अलग ही रिएक्शन लेने लगता है कि मुझे क्या करना है। तो इसी लेकर के पेरेंट्स उसके हित में रहे, उसके बाद समाज क्या सोचता है उसको छोड़ के बच्चे के हित में पेरेंट्स को सोचना सबसे ज़्यादा जरूरी, सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप जब ये पंजाब यूनिवर्सिटी आए, एग्जैक्ट में आप बिलोंग कहाँ से करते थे और कैसे यहाँ एंट्री हुआ? मैं डिस्ट्रिक्ट ऊना हिमाचल प्रदेश से हूँ। तो मैं 2018 में आई थी चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी। तो मैं बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी के एफिलिएट कॉलेज से पढ़ी हूँ। दैट्स PGGC G42। इट्स अ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ गर्ल्स इन 42 सेक्टर। तो मैंने वहाँ से पहले ग्रेजुएशन करी है बायोटेक में। उसके बाद मैं यहाँ पे SGGS कॉलेज है 26 में, वहाँ से मैंने मास्टर्स की है इन बायोटेक। सो वैसे बेसिकली आई एम अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट। तो मैंने मास्टर्स एंड ग्रेजुएशन इन बायोटेक की है, और पहले ख्याल यही था कि मैं लाइक आगे PhD एंड ऑल करूँगी। बट आई स्टार्टेड राइटिंग, आई वॉज इन 6th क्लास। तो तब मैंने कुछ लिखा था, पहली बार जो लिखा था मैंने। अच्छा, क्या था वो? पर वो मुझे याद नहीं है। अच्छा, वो मुझे बिल्कुल याद नहीं है, ना ही मेरे पास है कि मैंने क्या लिखा था, लेकिन लिखे थे। पर हाँ, मुझे उस टाइम ना आदत थी, मेरे को अभी भी आदत है, मैं ना छोटी छोटी कोट्स लिखती रहती हूँ नोटबुक्स के पीछे। तो जैसे टीचर आगे पढ़ा रहा है, हिंदी इंग्लिश साइंस का लेक्चर चल रहा है तो मैं अक्सर अपनी नोटबुक के लास्ट पेज पे कुछ ना कुछ लिखती रहती थी। वो नोटबुक्स मुझे कई बार मिली भी अपने घर की रद्दी में। तो मैंने उसकी पिक्चर्स क्लिक करके रखी है कि हाँ, दिस इज समथिंग आई फाउंड फ्रॉम माई चाइल्डहुड। हाँ, तो उसका ऐसा था कि मैं छोटे छोटे कोट्स लिखती थी, और उसी दौरान मैंने एक छोटी सी कुछ 4-5 लाइनें लिखी थी इन 6th क्लास। बट उस पर किसी ने गौर नहीं फरमाया तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद नहीं लिखा मैंने, कोट्स लिखती रहती थी पर शायरी वगैरह नहीं लिखी उसके बाद,
शायरी मैंने 2019 में पहली बार लिखी थी, जब मैं अपने कॉलेज टाइम पे 42 में अपने पीजी में रहती थी, अपने फ्रेंड्स कुछ सुनाने के चक्कर में। तो तब मैंने लिखा था, आई वॉज मिसिंग माई होम एक्चुअली, तो घर के लिए, मम्मी पापा के लिए कुछ लिखा था, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को सुनाया। तो कहते हैं ना, अगर आपके एहसासों पे, आपके लफ्ज़ों पे कोई ताली बजा दे या फिर वाह वाह कह दे, तो यू गेट द मोटिवेशन टू राइट मोर। मोटिवेशन ज़्यादा तो वहाँ से ना मुझे ऐसे जुनून सा आ गया कि मुझे और लिखना है। तो फिर मैंने उसके बाद कुछ लिखा था दोस्ती पे। तो 2020 में मैंने पहली बार परफॉर्म किया था ऑन द स्टेज इन पंजाब यूनिवर्सिटी। पर उसके बाद कोरोना जी आ गए, तो आई वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म। उसके बाद मैंने परफॉर्म नहीं किया है। परफॉर्म मैंने अभी बताती हूँ आपको उसके बाद। बट लॉकडाउन आ गया तो मैंने रुकना नहीं चाहा, मैंने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया था। अच्छा। अपने फ़ोन पे, इंस्टाग्राम पे मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया था, बट नॉट विद कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करती थी तब मैं, बस ऐसे ही था कि फन में थोड़ा बहुत। तो उसके बाद 2021 में जब मैं मास्टर्स के लिए यहाँ पर आई, तब मैंने ऐसे थोड़ा बहुत सुनाया अपने दोस्त को। मेरी रूममेट है, शी इज़ वेरी मतलब बहुत सपोर्ट करती है, तो उसने मुझे कहा कि नहीं तू चल परफॉर्म करेंगे। तब मैंने 2021 में परफॉर्म किया, उसके बाद फिर छोड़ दिया। उसके बाद मैंने शुरू किया 2023 में, तब मैंने 2 बार परफॉर्म किया। कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं चंडीगढ़ में, काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो पेडलर्स में होता है आर्टिस्ट ऑन माइक का, उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम चांस दिया था परफॉर्म करने के लिए। फिर मैंने दी सोशल टेप में परफॉर्म किया, और अब मैं चंडीगढ़ में एज अ सिटी लीडर काम करती हूँ। घर बाय टेपेटेल काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है स्टोरी टेलिंग का, तो मैं उनकी सिटी लीडर हूँ चंडीगढ़ में ना। तो यहाँ से शुरू हुई जर्नी, ऐसे ही तुक्के से। और कंटेंट क्रिएशन 2024 में मैंने सोचा था कि चलो इस बार ऐसा करती हूँ, इस साल पूरा दूंगी, कंसिस्टेंसी के साथ दूंगी। मैं ना अपने आप को ना वो देती रहती हूँ टास्क कि मुझे ये टास्क इतने टाइम में करना है, हुआ तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दूंगी। तो 2024 में मैंने अपने आप को टास्क दिया था कि अब मैं कंसिस्टेंसी के साथ करूंगी, हो गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दूंगी। तो 24 के एंड तक मुझे ग्रोथ दिखनी शुरू हुई, और 25 में इन जनवरी मेरी 2-3 रील्स वायरल हुई, तो वहाँ से एकदम से पुश आया। तो इसलिए आज मैं आपके सामने बैठी हूँ क्योंकि खुद को, मुझे लगता है कि हम जब खुद को एक टास्क दे देते हैं कि मुझे ये करना है, इतने टाइम में करना है, तो हम अपने आप को ना पुश करते हैं उस चीज़ को करने के लिए। तो दैट इज़ समथिंग। और आई कहाँ से हूँ ये आपने मुझसे पूछा था। जी। तो मैं डिस्ट्रिक्ट ऊना से, हिमाचल प्रदेश से हूँ। 2018 में मैं चंडीगढ़ आई थी कॉलेज के लिए, स्कूलिंग एंड ऑल सब वहीं से किया है। पहले कुछ नहीं पता था कि मैंने यही बनना है, पर अब लगता है कि मुझे यही बनना है, शायरा बनना है, पोएट बनना है। तो दिस इज समथिंग फ्रॉम वेयर। अगर आप शायर नहीं बनते, शायरा नहीं बनते, तो आप क्या बनते जीवन में? और लक्ष्य पेरेंट्स के अलावा? अच्छा ठीक है। क्या दिया गया था? पेरेंट्स ने क्या बोल रहे थे कि आपको ये करना है? कोई ऐसा डिग्री या फिर कोई ऐसा जॉब जो कि बहुत सरकारी में देखते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आपका क्या मेन टारगेट फिर क्या रहता है अगर आप शायरा नहीं बनती तो? शायरा तो मैं वैसे अभी भी पूरी नहीं बनी हूँ अभी तो कोई नहीं बनती, थोड़ी बनी हूँ पर सारे थोड़ी करके ही अपना अनुभव शेयर करता है। बिल्कुल। पर दिस इज समथिंग कि मेरे पापा इज अ टीचर, मेरे पापा मैथमेटिक्स के टीचर है, और मतलब मेरे मम्मी पापा दोनों ही वेल एजुकेटेड है। हमारे आसपास काफ़ी ज़्यादा, मतलब हमारे मोहल्ले में देखा जाए तो मेरी फैमिली इज़ वेरी वेरी एजुकेटेड फैमिली। तो मेरे पापा को शुरू से ही बहुत ज़्यादा था कि नहीं, मुझे पढ़ाना है बच्चों को। तो ही ऑलवेज डिड हिज बेस्ट टू मेक अस एजुकेटेड। तो उन्होंने हमेशा कोशिश की है प्राइवेट स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, पढ़ाई करो, बट ये नहीं कहा कि तुम्हें क्या बनना है, नेवर। क्योंकि मैं अगर अपने बच्चे को बोल दूं कि तुझे यही बनना है, तो ही विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लोर। वो एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएगा, उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा, है ना। तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुझे क्या बनना है, पर इतना ज़रूर कहते हैं, अभी भी कहते हैं कि कुछ करो, कुछ बड़ा करो। अभी भी ऐसा नहीं है कि हाँ लाइक ही इज सेटिस्फाइड। किसी दिन उनकी आंखों में जब चमक दिखेगी ना कि हाँ नाउ देयर इज अ शाइन इन हिज आईज, उस दिन आई विल फाइंड मी सक्सेसफुल। तब तक नहीं हूँ मैं सक्सेसफुल। तो वही चीज़ है। तो अभी जो हमारे समाज में है, एक तरीका से मानते हैं सामाजिक थोड़ी सी, एक लड़की के लिए उसका भाई का क्या योगदान होता है, ओके। और लड़की को भाई का
क्या कौन सा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि उसको सबसे अच्छा लगता है, और क्या ऐसा चीज है कि लड़की को लगता है कि नहीं मुझे भाई नहीं है तो कुछ नहीं है, कोई Okay. ऐसा Okay. मेन पॉइंट ऑफ व्यू? ये आपने काफी मेरे से कनेक्टेड क्वेश्चन पूछा है। मेरा भाई मुझसे छोटा है जी जी। और वो मेरी लाइफ में बहुत लेट आया, तो ही इज लाइक नॉट माई ब्रदर, ही इज लाइक माई सन। ओके। वो मेरे लिए बड़ा भाई नहीं है, वो मेरे लिए बच्चा है, एक छोटा बच्चा, क्योंकि वो मेरी लाइफ में आया था 2012 में, जब मैं ऑलरेडी 12 साल की थी और मैं माँ बन गई थी उसकी माँ बन गई थी। तो मेरे लिए इट्स नॉट लाइक कि हाँ मेरे लिए कोई भाई है जो प्रोटेक्टिव होगा एंड ऑल, ऐसा नहीं रहा कभी भी। तो मैं और मेरी बहन आर वेरी क्लोज टू अस। मेरी छोटी बहन है और मैं बड़ी हूँ घर में, तो छोटी बहन है और भाई है। भाई इज़ वेरी अभी काफ़ी छोटा है, तो हम दोनों काफ़ी ऐसे हैं कि वी आर वेरी प्रोटेक्टिव टू ईच अदर। तो मुझे भाई का कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ भाई इज़ समवन जो ही एक बहन को प्रोटेक्ट करता है। नो, एक बहन भी बहन को प्रोटेक्ट कर सकती है। इट्स नॉट अबाउट द जेंडर, इट्स अबाउट द फीलिंग्स। ओके। तो अगर एक बहन भी आपके पास है जो आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, तो यू आर वेरी लकी। तो यही क्वेश्चन है एक और कि एक बहन होना भाई के लिए कितना गर्व की बात है? बहन का होना भाई के लिए कितनी गर्व की बात है? हाँ बिल्कुल गर्व की बात है। पहले तो उनका रिश्ता ही बहुत नोक झोंक वाला होता है, मेरा और मेरी बहन का। सिबलिंग्स जो होते हैं ना, चाहे वो बहन जी, भाई जी। है या वो भाई भाई है या वो बहन बहन है, उनका रिश्ता बहुत ज़्यादा नोक झोंक वाला होता है, लड़ाई झगड़े वाला होता है। पर इन डेप्थ देखा जाए तो अगर कोई भी 4 लोग आ गए जो आपके भाई बहन को कुछ कह रहे हैं, तो दैट पर्सन विल बी योर सपोर्ट। तो चाहे वो भाई है चाहे वो बहन है, बट दैट पर्सन इज योर पर्सनल सपोर्ट, आई थिंक। ओके। हाँ। जैसे कि एक अभी क्वेश्चन चला बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे कि मेरी कॉम जो कि कुश्ती करती थी, उसका हस्बैंड नहीं कमा रहा था या फिर कमा भी रहा होगा कोई किसी और एंगल से, लेकिन उसकी मेरी कॉम ने ये बयान दिया है जाके आपकी अदालत में कि जो पति नहीं कमा रहा है उस पति का क्या है, कुछ नहीं। क्या आपको लगता है कि जैसे कि पहले पत्नी नहीं कमाती थी, अभी के लेटेस्ट में अब पत्नी को काम उतना दिया जा रहा है, हर एक लड़की को आरक्षण के आधार पे दिया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि उसका बयान सही था? नहीं, मुझे नहीं लगता उनका बयान सही था, क्योंकि एक इंसान हमारी ज़िंदगी में अपनी प्रेजेंस की वैल्यू लेकर आता है। अगर ही इज़ माई हस्बैंड या फिर उनका जो हस्बैंड है वो, अब मुझे उनका पर्सनल बॉन्ड नहीं पता, तो मैं पर्सनल कमेंट नहीं कर सकती हूँ। पर मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर आपका कोई पार्टनर है, वेदर ही इज अर्निंग और शी इज अर्निंग, है ना, लड़का है या लड़की है, अगर आपका कोई पार्टनर अर्न नहीं भी कर रहा है तो एक सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि हमारे आसपास ना बहुत ही प्रीशियस लोग होते हैं, है ना, कम ही लोग होते हैं जो हमारे खास होते हैं, है ना। तो हम उनको ऐसे ले कि वो कुछ अनमोल रतन है हमारी जिंदगी के, है ना, तो हम अच्छा सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी पैसा जरूरी है, ऑफ कोर्स जरूरी है, पैसा इज द नीड ऑफ टाइम, है ना, उसके बिना कुछ भी नहीं है ना। हम अच्छा खा नहीं सकते हैं, हम घूम नहीं सकते हैं, हम कपड़े नहीं पहन सकते हैं, हम जी नहीं सकते हैं, है ना। पैसा इज द नीड ऑफ टाइम। पर अगर आपका रिश्ता इज गुड तो पैसा एक छोटा सा पार्ट है आपकी जिंदगी का। इफ देयर इज लव देन पैसा एक छोटा पार्ट है जो इम्पोर्टेंस रखता है, पर उसके अलावा देयर इज अ बिग थिंग दैट इज लव। अच्छा, अगर नहीं कमा रहा है तो कह दो मैं कमा लूंगी, तू बैठ, है ना। तो वो चीजें सही बात है। लेकिन जब एक इंसान जब प्यार में रहता है तो उस टाइम पे पैसा नहीं देखता है, लेकिन जब उसको छोड़ने के लिए आता है उसी का पॉइंट अब जब पहुंचता है शादी के लिए या फिर कहीं और, फिर वो पैसा देखने लगता है। बिल्कुल। पैसे में कौन ज्यादा गिरता है? दोनों पार्टी, जब या लड़का पक्ष या लड़की पक्ष, दोनों किसका इसमें ज्यादा मुद्दा रहता है पैसे को लेकर? मैंने आपको शुरू में पहले ही बताए थे, शुरू में जब हमने ब्रेकअप की बात करी थी उसी में बता दिया था, है ना, कि गलती दोनों की होती है, राइट। तो पैसे के पीछे भागना या फिर बाद में ये चीजें कहना कि तेरे पास पैसा नहीं है या मतलब वी आर नॉट अर्निंग, इट्स नॉट अ पॉइंट। वो चीजें पहले से देखी जाती है। या तो मतलब चाहे एक लड़का है चाहे एक लड़की है, एक लड़की एक पार्टनर को इस तरीके से देखेगी, या तो वो लड़का टॉल है ना, तो टॉल क्यों ढूंढती है? क्योंकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सकता है,
उसके पीछे और कोई फिलॉसफी नहीं है, वो हमने बना दी है, इंटरनेट ने बना दी है कि लड़कियां टॉल बॉयज ढूंढ रही है ना, पर वो ऐसा कुछ नहीं है। वो टॉल बॉय इसलिए ढूंढती है क्योंकि हमारे हर ख्याल के पीछे कोई एक हमारा पर्सनल रीजन होता है, और वो पर्सनल रीजन ये है कि हम एक प्रोटेक्टिव गाय ढूंढ रहे हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर वो टॉल नहीं है तो थोड़ा सा अगर शॉर्ट भी है तो वो हेल्दी हो ताकि वो हमें प्रोटेक्ट कर सके, राइट। मीनवाइल एक पर्सनल सेल्फिश रीजन यही होता है कि हम एक खुद का सेल्फिश रीजन देखते हैं कि सामने वाला जो बंदा है वो हमें प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, ये लड़कियों का रीजन होता है। अब लड़कों का क्या रीजन होता है? लड़के का तो इतना कुछ रीजन देयर माइट पैसे को लेकर ज्यादा रीजन नहीं रहते हैं। लड़के को शादी के बाद चाहे उसका एंगल चाहे इस पार्ट का बदले या फिर उस पार्ट का, बदलना तो है दोनों पार्ट का। लड़कों का ये रीजन हो सकता है कि दे नीड सुकून, है ना। लड़कियों का भी कहीं ना कहीं ये रीजन है, बट मोर देन प्रोटेक्टिवनेस। ज्यादातर लड़कियों का सेल्फिश रीजन जो पीछे वाला रीजन होता है वो यही रहता है ना। बट वो हम कहते नहीं है, वो हमें पता भी नहीं होता है। इन अर इनर साइड हमें नहीं पता होगा कि ये हमारा रीजन है ना, बट वो होता है कहीं ना कहीं। हर किसी को, हर कोई ये सोच के नहीं बोलता है कि हाँ मुझे लंबा लड़का चाहिए, वो इसलिए चाहिए ताकि वो मुझे प्रोटेक्ट कर सके, पर वो कहीं ना कहीं हमारी इनर साइड में, अंदर हमारी फितरत में है, जैसे हम कह सकते हैं ना। मतलब जीन में पाया जाता है, जीन्स में नहीं, बट अकॉर्डिंग ही आ रहा है कि वहीं से जब उसका पेरेंट्स उसकी वो अपनी माँ को देखते तो माँ के अकॉर्डिंग पता चलता है कि बिल्कुल उसकी माँ ने किसको चूज किया है, उसके अकॉर्डिंग जीन में आया है कि हाँ नहीं, चलो। वो चीज भी नहीं है, वो चीज भी नहीं है। वहीं पे अगर मैं लड़के की बात करूं तो शायद हो सकता है कि एक लड़का ऐसी पार्टनर ढूंढेगा जो उसको समझ सके, उसका घर संभाल सके, है ना। एट द एंड सबको अपने घर पे ही लेके जाना है अपने पार्टनर को, राइट। तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसा पार्टनर ढूंढता है जो कहीं ना कहीं उसकी फैमिली को और उसके घर को समझ सके और चीज़ों को सॉर्ट कर सके। एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझदार पार्टनर ढूंढता है। ओके, मतलब पैसे मायने नहीं रखता है, मतलब मैंने दोनों वही का कहा, मेन मोटिव है एक दूसरे की हेल्थ को या फिर जानने की जो कला होती है। पैसा वो कमाया जा सकता कमाया जा है ना। सकता है। पैसा ऐसा नहीं है ना कि रखा है तो ये खत्म ही नहीं होगा। सही बात अगर है। यहाँ पैसा पड़ा है वो कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगा, है सही ना। बात। तो पैसा कमाया जा सकता है पर प्यार कमाया नहीं जा सकता, है ना। सही बात है, लेकिन हम तो देखें ज्यादातर के पैसे की वजह से रिलेशन खराब हो रहा है काफी। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि अभी एक नई घटना घटी है जो कि यूपी की है, कुछ ऐसी कहानी है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को पढ़ाने की कोशिश की जो कि पहले पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर उसको पढ़ाया गया, एक IPS टाइप का उन्होंने नौकरी पकड़ी। उसका पति कमा के उसको पढ़ाया, उसके बाद उन्होंने जब कमाने लग गया खुद तो वो खुद छोड़ दिया उसको। अब देखो किसी पॉइंट की वजह से हम पूरे के पूरे वर्ल्ड में लड़कियों की को वजह से ही फैल रहा है। हाँ। अब इससे पहले आप किसी का भी स्पीच सुनिए, पहले था कि एक लड़की को समाज में कितना पीटा जा रहा है कोई नहीं जान रहा है, कोई नहीं जान रहा है। लेकिन आज के समय देखिए, वही अगर लड़की के अकॉर्डिंग किसी प्रकार की कोई भी अगर कमी होगी, अगर पति के ऊपर थोड़ा सा भी अगर खराश आ गया, वो सोशल मीडिया में फैल जाता है या फिर कहीं भी। एक पति को अगर एक पत्नी ने मार दिया तो बहुत बड़ा अत्याचार है वो, लेकिन एक पत्नी को इतने सालों से मारते हुए आया है, उसका कोई नहीं है। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर वो नहीं बदला तो रीजन कुछ ना कुछ तो होंगे जरूर, क्योंकि जब वो नहीं कमाते थे, ये कमाते थे पति, तो उस टाइम पे तो उन्होंने किसी प्रकार की छोड़ने की कोशिश नहीं की। किसी के इंडिविजुअल रीजन की वजह से हम सबको टैकल नहीं कर सकते, हम सबको हिट नहीं कर सकते कोई भी एक बात, है ना। क्योंकि हर किसी ने अपने अपने टाइम पे कुछ ना कुछ फेस किया होगा, राइट। तो हम किसी एक बंदे की, क्योंकि उसकी स्टोरी है, वो बड़ा इंसान है, ठीक है, तो उसकी स्टोरी हम सब तक पहुंच गई, पर इसके अलावा बहुत छोटे छोटे लोग भी होंगे जिनकी स्टोरी हमने नहीं सुनी है, राइट। तो वही चीज़ है कि किसी के इंडिविजुअल या किसी के पर्सनल रीज़न की वजह से हम बाकी के लोगों को ये नहीं कह सकते कि हाँ सब लड़कियां ऐसी है या सब लड़के ऐसे हैं, वो हम गलत कर देंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि हम किसी भी किताब को बिना पढ़े जज नहीं कर सकते, है ना। तो वही चीज़ है कि हम ऐसे जज नहीं कर सकते हैं कि सब लड़कियां ऐसी हैं या सब लड़के ऐसे हैं। वो उनकी इंडिविजुअल सिचुएशन थी, जो उस टाइम की सिचुएशन थी जिसके हिसाब से उन्होंने ये काम किया है। ओके, क्योंकि हम जब ज़्यादा, इसलिए हम ये बात बोले थे कि जब हम छोटी छोटी घटना को पकड़ते हैं
उसी घटना के अकॉर्डिंग हमारा समाज का अपना दृष्टि बनने लगता है। हम्म, चाहे किसी भी घटना को ले लीजिए, अभी आप लेटेस्ट आप जैसे कि चंडीगढ़ में एक हादसा हुआ था 2 साल पहले, एक हॉस्टल में कुछ दुर्घटना हुई थी किसी लड़की को ही लेकर। तो वही चीज अब देखिए, वही चीज रिपीट हो गया। अभी लेटेस्ट में हुआ है कहाँ पे, बिहार में एक हॉस्टल है, वहाँ पे उसके साथ चाहे बलात्कार क्या क्या मीडिया वाले ने सारे कुछ उसको झांप दिया। तो कहीं ना कहीं तो कनेक्शन एक ने किया तो वही तो दूसरे के ऊपर पड़ रहा है, कोई न कोई तो है। अब वो एक हादसा हर एक के को डर बैठा दिया है, चाहे वो छोटी घटना रहे चाहे उसका पर्सनल रहे, कि अब कोई कहेगा कि मेरा पर्सनल नहीं, वो सामाजिक घटना बन जाता है बाद में आने के समय में। इसीलिए हम पूछे थे कि इसमें लॉजिक है क्या, तो इसका सही जवाब दिए आप कि जिसका पर्सनल लाइफ है उसी के अकॉर्डिंग सारा कुछ किया जा रहा है। जैसे कि अभी हम अब आपसे अगला क्वेश्चन हम जानना चाहते हैं कि अभी आप शायर के क्षेत्र में हर एक को ढूंढे हैं, हर एक को पढ़े होंगे, आपके लिए दो शायर का नाम दिया जाएगा, उसमें से आपको किसका अच्छा है, किस अच्छा तो सब है, हाँ। किसको ज्यादा सुनते हैं आप अपना, अगर उस शायर का आपको अगर शायरी है याद बता सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे कि आलोक श्रीवास्तव और गुलजार साहब। मैंने गुलजार जी को सुना है और उनको सुन के सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा। जिनका नाम आपने लिया उनको मैंने सुना नहीं है, पर हाँ बेशक वो भी बेस्ट होंगे, क्योंकि सबके ख्याल अपने हैं, ओरिजिनल हैं और दिल से निकले हैं, और जो चीज़ें दिल से आती हैं वो बहुत खूबसूरत होती हैं। तो मैं आपको कुछ पंक्तियाँ सुनाती हूँ। ओके। वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट है और मैं अक्सर उनको कहती हूँ जब भी मैं कहीं पे भी जाती हूँ कि आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है। ओके। रफ्तार में तेरे चलने से कई रूठ गए, कई छूट गए। ओके। रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है। कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ बनते बनते छूट गए। उन टूटे छूटे रिश्तों के जख्मों को मिटाना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओके जी, तो अब अगला है कि मुनीर जय जी या फिर शकील आजमी। जी, तो मुनीर नाइजी जी को मैंने सुना है। कुछ बहुत वक्त पहले मैंने उनकी एक शायरी पे वीडियो बनाई थी, अभी मैं कोशिश करती हूँ अगर मुझे याद हो वो तो मैं सुनाऊंगी आपको, कि हमेशा देर कर देती हूँ। अब इसको आप जब सुनोगे तो आप अपने पर्सपेक्टिव से सुनोगे, उन्होंने अलग पर्सपेक्टिव से लिखा होगा, मैंने अलग पर्सपेक्टिव से महसूस किया उस चीज़ को, कि हमेशा देर कर देती हूँ। ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उन्हें आवाज़ देनी हो, उन्हें वापस बुलाना हो, बदलते मौसमों की सैर पर जाना हो, उन्हें याद रखना हो या भूल जाना हो, हमेशा देर कर देती हूँ, हमेशा देर कर देती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। बिल्कुल। जैसे कि एक था हम आपको देखिए शकील आजमी की शायरी जो आप मौसम वो वाला है, वो वाली जो शायरी है ना, वो भी मैंने 2020 में सुनी थी और वो घर कर चुकी है दिल में, इसलिए वो याद रहती है कि खुद को इतना मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर, काम ले कुछ हसीन होंठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर। कौन कहता है दिल मिलाने को, कौन कहता है दिल मिलाने को, कम से कम हाथ तो मिलाया कर, कम से कम हाथ तो मिलाया कर। बहुत प्यारा लिखा है, बहुत अच्छा। हाँ। जोनेलिया मैंने पढ़ा है पर मुझे ऐसे याद नहीं है। बहुत अच्छा, हाँ बहुत प्यारा, बहुत ही अलग लेवल का लिखते हैं। उसकी माइंड सेटअप सारा कुछ इंडिया से ही है। हाँ। उन्होंने लास्ट के टाइम में जब इंडिया पाकिस्तान विभाजन होने लगा तब उन्होंने यहाँ से उसको कहा जाने के लिए, तो फिर उन्होंने अब यहाँ से जाने का जब तैयारी करने लगा तो हर एक दोस्त उसको यहाँ से यूपी से रहने वाले थे, उसको छोड़ने के लिए गया था। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से जरूर, मेरा जिस्म जा रहा है पर मेरी रूह यहीं पर, मेरी रूह यहीं पे छूट गया, और मैं सारा कुछ जो भी लिखेंगे आगे चल के वो सारा होगा मेरा इंडिया के दृष्टिकोण से। बिल्कुल। उसका एक शायरी मुझे बहुत अच्छा लगा।
मर चुका है दिल मर चुका मगर है दिल, जिंदा हूँ मैं, मर चुका है दिल मगर जिंदा जिंदा हूँ हूँ मैं। मैं, जहर जैसी कुछ दवाएं चाहिए, पूछती है आप अच्छे तो है, जी मैं अच्छा हूँ, दुआएं चाहिए। क्या बात है, बहुत खूब। छोटी छोटी लाइनों में उसकी इतनी गहराई है हाँ, कि वो चाहे 50 साल 60 साल कितनों भी वर्ष हो जाए, लेकिन उसकी शायरी मरने वाले कभी नहीं नहीं, क्योंकि मरने वो वाली। इंडिया से एक जमीन से इतना प्यार कर चुका है कि उन्होंने उसको हर एक लाइन वहाँ की जिस्म में भरा हुआ है, और बिल्कुल उसी चीज को वो कह रहा है अगले बिल्कुल। वाले को। इसी तरीका का काफी शायर जैसे आलोक श्रीवास्तव है, जैसे शकील आजमी है, हम्म। उसका भी बहुत अच्छा लगता है कि मर के मिट्टी में मिलूंगा खाद हो हाँ, जाऊंगा मैं, मर के मिट्टी में मिलूंगा खाद खाद हो जाऊंगा मैं, फिर खिलूंगा साख पर, हाँ, आबाद हो जाऊंगा मैं तेरे होने से ही इस जिस्म में आबाद हूँ, छोड़ कर मत जा मुझे बर्बाद हो जाऊंगा। क्या बात है, बहुत खूब। तो शायर को जितना पढ़ने की कोशिश करना चाहिए, हर एक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक शायरी का लाइन ऐसा है कि इसमें आप अपने आप से कनेक्ट करते हैं, किसी का भी कोई भी पॉइंट बिल्कुल। अच्छा लगा। और जो अभी किसी भी प्रकार के कोई अपना दुर्घटना करने लगता है, किसी भी बात से अपने आप डिमोटिवेट होने लगता है, तो शायरी का एक ऐसा नजरिया है कि वो आपको प्लस पॉइंट डालता है, बिल्कुल। और प्लस पॉइंट जब भी डालते हैं तो फिर उसके हित में आप सोचने की कोशिश करते हैं, किसी भी खतरे से आप बाहर हो सकते हैं। बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि जो ये अल्फाज होते हैं ना, जी जी, जो शायरी होती है, वो आपको आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकती है, रंगों जी। से भर सकती है, कह सकते हैं। तो जब आप पढ़ते हो, सुनते हो, तब आप गेन करते हो बहुत सारी चीज़ें। तो मैं ना अक्सर माइक्स में ये बात कहती हूँ कि जब हम किसी के साथ बैठे हैं, जैसे अभी हम साथ में बैठे हैं ना, जी जी, तो आपको मेरी बातें या फिर मैं आपकी बातें जब सुन रही हूँ, तो मैं उन बातों को इतने अच्छे से सुनूं कि जब मैं घर जाऊं तब मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हों जिनको मैं अपने दिल में घर कर चुकी हूँ और जिनके साथ मैं और नई कहानियाँ बना सकती हूँ। तो एवरीथिंग इज़ अबाउट लर्निंग। हम जितना सीखते हैं, सुनते हैं, उतना ज़्यादा हम सीखते जाते हैं। सही बात। तो जितना सुनोगे, बातें करोगे, चीज़ें सॉर्ट होती जाती हैं, दिमाग हल्का होता जाता है। तो जितने भी लोग ऐसा सोचते हैं कि ज़िंदगी खूबसूरत नहीं है, उनके लिए कि ज़िंदगी सच में बहुत खूबसूरत है। और मैं एक मंत्र देना चाहूँगी, सेल्फ लव मंत्र कह सकते हो, या फिर हाँ, सेल्फ लव मंत्र, यू कैन से दैट। तो मैं कहूँगी कि इरशाद, यस, शुक्रिया। मुझे मुझसे मोहब्बत है, मेरे साथ दोहराइएगा आप। ओके। मुझे मुझसे मोहब्बत है, मुझे मुझसे मोहब्बत है, इस बात पर मैं इतराती हूँ, इस बात पर मैं इतराती हूँ, कोई मुझे चाहे या ना चाहे पर मैं खुद को खूब चाहती हूँ। कोई मुझे चाहे या ना चाहे मैं खुद को खूब चाहती हूँ। अपनी तारीफों के समंदर में मैं अक्सर डूब जाती हूँ, नहीं ज़रूरत मुझे किसी गुलाब की, साथ से अपनी रूह को महकाती हूँ। मुझे मुझसे मोहब्बत है, इस बात पर मैं खूब इतराती हूँ, इस बात पर मैं खूब इतराती हूँ। तो इसलिए दिस इज़ अ मंत्र ऑफ हैप्पीनेस। अगर कभी भी ऐसा डीमोटिवेटेड फील होता है लाइफ में, तो खुद से बस इतना कहो कि यू आर इनफ, क्योंकि तुम यहाँ तक आए हो, है ना। अगर तुम रोज चल रहे हो, रोज सीख रहे हो, तो यू आर ऑलरेडी फाइटिंग, तुम सीख रहे हो बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए अपने आप को कम मत समझो, तुम काफ़ी चीज़ें कर चुके हो और काफ़ी चीज़ें कर लोगे, ये कहकर अपने आप को मोटिवेट करो, तुम बहुत दूर तक जा सकते हो। बहुत दूर तक जाओ। सही बात है, क्योंकि मोटिवेट आपको अपने ही अंदर से आना है। किसी को सुनने के बाद आप कुछ टाइम, कोई भी अगर होता है कि डीमोटिवेट होता है, तो उसको कुछ टाइम तक उसी चीज़ को रिलैक्स कीजिए, थोड़ी सी अपने आप को पेशेंस रखिए, ज़्यादा घबराने का नहीं है। आप अपने आप में सोचिए कि समय बदलता है, समय नहीं बदलता तो इंसान की रूह अपने आप बदल जाते हैं। कि अगर आप अभी सोच रहे कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो आप थोड़ी सी पेशेंस में रहिए, आने वाले कुछ समय में आपका ऑटोमेटिक सारा काम आपका सेटअप हो जाएगा। सब्र, सारे कुछ सब्र के हिसाब से रखना पड़ेगा आप ही को, नहीं तो अन्यथा आप देख भी रहे हैं हमारे समाज के लोगों ने
कैसा कैसा अफवाह फैला रखा है, उसके हिसाब से आपको खुद में सोचना है कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है। अब आपको दिल से ऐसा जो जो शायरी लिखे हैं, कोई ऐसा जो आप एक दो आप मेरे ऑडियंस को देना चाहते हैं, न्यू वर्जन जो आया है? कि आज़ादी का एहसास करवाती है कुदरत, आज़ादी का एहसास करवाती है कुदरत, दिल को सुकून से मिलाती है कुदरत। आज़ादी का एहसास करवाती है कुदरत, आज़ादी का एहसास करवाती है कुदरत, दिल को सुकून से मिलाती है कुदरत। जिसे तुम काट रहे हो तरक्की के नाम पर, जिसे तुम काट रहे हो तरक्की के नाम पर, फल फ्रूट सब्जी और सांस देकर जिंदगी को चलाती है कुदरत। फल फ्रूट सब्जी और सांस देकर जिंदगी को चलाती है कुदरत। तो उस कुदरत को काटना जरूरी नहीं है तब तक जब तक हमें ऐसा, हाँ ठीक है, तरक्की के नाम पर अगर हम कटिंग कर रहे हैं, हम लोग डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, तो ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम काट रहे हैं उन पेड़ों को तो हम उगाएं भी। हाँ, सबसे पहले तो उगाना ही चाहिए, उसके बाद काटने का अपना मोटिव रखना बिल्कुल चाहिए। तो दिस इज समथिंग जो हम लोगों ने शायद 5th क्लास में पढ़ा होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टू यूज अ रिसोर्स विदाउट वेस्टिंग इट फॉर फ्यूचर। तो वही कॉन्सेप्ट है जो हम सबको सोचना पड़ेगा, जिस बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि हम अगर जी रहे हैं तो कल को हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स भी जी पाए। ओके, तो हम यहाँ पे आपसे फिर बात करेंगे, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जी। इतनी सारी बातें हुआ, इतने सारे मुद्दे ने हम लोगों ने बात किया, उस पे बात किए हैं। फिर नेक्स्ट टाइम हम आपको जरूर बुलाएंगे, बहुत जल्द ही बुलाएंगे जी इस पॉडकास्ट में। तो आप लोग बताइए दोस्तों, ये पॉडकास्ट का कौन सा लाइन आपको अच्छा लगा जी? और अगर जो भी लाइन आपको जीवन से आधारित है तो उस पर कमेंट जरूर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे ही सुनते रहो और सुनते सुनते नई कहानियां बनाते रहो। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।